नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एक ऐसी कंपनी का शेयर जिसे पहले आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और जो फ्लोरोपॉलीमर बाजार में टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 10 जुलाई 2021 में को इस शेयर की कीमत जहां 1226 रुपए के आसपास थी, वही अब यह शेयर 2948 रुपए पर पहुंच गया है। इस तरह इसने एक साल में 140% से ज्यादा का रिटर्न देकर अपने आप को एक मल्टीबैगर साबित किया है और अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा कर दिया है दोस्तों। यही नहीं, कोरोना के बाद की अगर बात करें तो इस शेयर की कीमतें 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये शेयर है दोस्तों GFL, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ समय से चल रही बिकवाली और निगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से इस शेयर में पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, पर पिछले 6 महीनों में 7%, पिछले 3 महीनों में 6% और पिछले एक महीने में 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब ये शेयर पॉजिटिव रिटर्न देना जारी रखा है इस शेयर ने। पिछले एक हफ्ते में मार्केट सेंटिमेंट में हुए सुधार की वजह से इस शेयर में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट नजर आ रहा है दोस्तों, और ये 9% अप जा चुका है सिर्फ और सिर्फ पिछले एक हफ्ते में। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके साथ साथ कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स के प्लान्स पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर सबसे पहले नजर डालें तो बिजनेस पर नजर डालेंगे दोस्तों। 2018 में ये कंपनी शुरू की गई थी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जिसे पहले आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। आइनॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये एक हिस्सा है और इसे GFL लिमिटेड से एक अलग कानूनी इकाई में अलग कर दिया गया है। ये भारत में फ्लोरोपॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटीज, केमिकल्स और रेफ्रिजरेंट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ये यूरोप, अमेरिका, जापान और एशिया को निर्यात या एक्सपोर्ट के साथ फ्लोरोपॉलीमर बाजार में टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है। इसके अलावा GFL ने ऐसी तकनीक और उत्पाद या फिर प्रोडक्ट्स विकसित किए हैं, डेवलप किए हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, हाइड्रोजन ईंधन सेल, इलेक्ट्रोलाइजर और इलेक्ट्रिकल बैटरी जैसे नए और आने वाले औद्योगिक वर्टिकल की लहर की सवारी करने में कंपनी की मदद करेंगे दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। कंपनी भारत में एकमात्र PTFE फ्लोरोपॉलीमर मैन्युफैक्चरर एक है और यूरोप और अमेरिका के लिए फ्लोरोपॉलीमर्स की एक प्रमुख सप्लायर है। GFL के पास 4 प्रमुख प्रोडक्ट वर्टिकल्स में डोमेन एक्सपर्टीज है, जिसमें आता है फ्लोरोपॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटीज, रेफ्रिजरेंट्स, केमिकल्स जैसे बल्क केमिकल्स। अगर सबसे पहले नजर डालें तो फ्लोरोपॉलीमर पर नजर डालेंगे। कंपनी ग्लोबल लेवल पर इसकी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये फ्लोरोपॉलीमर और फ्लोरो इलास्टोमर्स की एक रेंज का निर्माण और मार्केटिंग करती है, जैसे PTF हो, PFA हो, FEP हो, FKM हो, PVDF, एडिटिव्स, ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर दूसरे वर्टिकल पर नजर डालें दोस्तों, इस सेगमेंट में कंपनी ग्लोबल एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे HF बेस्ड, TF बेस्ड, KF बेस्ड के लिए प्रोडक्ट्स पेश करती है। तीसरे प्रोडक्ट वर्टिकल पर नजर डालेंगे तो इसमें न्यू फ्लोरोपॉलीमर्स की श्रृंखला आती है। कंपनी भारत में HCFC 22 की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल लेवल पर अग्रणी OEM और सर्विस पार्टनर जैसे R22, R32, R407C, R410A के लिए प्रीफर्ड सप्लायर भी है ये ग्लोबल लेवल पर। और आखिरी जो है वो है बल्क केमिकल्स का सेक्शन दोस्तों, सेगमेंट। कंपनी कॉस्टिक सोडा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरीन, मेथिलीन डाइक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, फ्लोरस्पार, निर्जल हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे औद्योगिक रसायनों का एक प्रमुख मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है दोस्तों। अगर कंपनी के एंड यूजर्स की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग मुख्य रूप से तेल और गैस, प्रिंटिंग इंक, सेमीकंडक्टर, केमिकल प्रोसेसिंग, वायर एंड केबल, ऑटोमोटिव, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, टेक्सटाइल्स,
सॉल्वेंट फार्मा, एयर कंडीशनर आदि जैसे उद्योगों में किया जाता है। और कंपनी के मेजर ब्रांड्स की अगर बात कर ले तो इसमें आइनोफ्लॉन, फ्लूओनॉक्स, आइनोफ्लार, आइनोल्यूब, रेफ्रॉन जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है दोस्तों। अब देखते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में। कंपनी के दहेज में फ्लोरोपॉलीमर और केमिकल्स के लिए 2 मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सेस है। दूसरा फ्लोरो स्पेशलिटीज के लिए रंजीत नगर में और अंतिम एक मोरक्को में फ्लोरस्पार माइनिंग एंड बेनिफिशिएशन के लिए है। मोरक्को ये इकाइयां एचसीएफसी की लगभग 65,000 टन प्रति वर्ष, पीटीएफई की लगभग 16,500 टीपीए, कॉस्टिक सोडा की लगभग 1,34,750 टीपीए, फ्लोरोमीथेन की 1,08,500 टीपीए की कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में काम करती है। Q2 FY 2022 के लिए कॉस्टिक सोडा, क्लोरोमेथेनस, फ्लोरोपॉलीमर, पीटीएफई बनाने वाले प्लांट्स पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं और न्यू फ्लोरोपॉलीमर के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 65% का है, जो Q4 2022 तक मौजूदा क्षमता के 100% तक यूटिलाइजेशन तक पहुंचने की उम्मीद है दोस्तों। इसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए कोविड-19 संबंधित दवाओं के पक्ष में मांग विस्थापन के कारण फार्मा से संबंधित कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम रहा है। यह Q4 2022 में सामान्य होने की उम्मीद है। अगर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर ले तो कंपनी ग्लोबली प्रेजेंट है दोस्तों। ग्लोबली कंपनी के पास इंटरनेशनल वेयर हाउसेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्सास यूएसए, न्यू जर्सी, एरिजोना, इंडियाना, हैम्बर्ग, गुजरात, यहाँ पर कंपनी के वेयर हाउसेस है। और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो अमेरिका में मिशिगन, फिलाडेल्फिया, अटलांटा, न्यू जर्सी, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरोप में यूके, बेल्जियम, इटली और जर्मनी। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अगर देश देखें तो दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, चीन, कोरिया, ताइवान, भारत और जापान में कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स नेटवर्क है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर, लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपको हेल्प होती रहेगी आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए शेयर्स के बारे में नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहने वाला हूं। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं फाइनेंशियल नंबर्स। अगर देखें तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,379 करोड़ रुपए है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 2948, 52 वीक का है 3204 और 52 वीक का लो 1179 रुपए है। स्टॉक का पी भले ही 42 है, लेकिन इन्वेस्टर पी यहाँ पर लगभग 24 का है। आरओसी की बात कर रहे तो 20.6, आरओई जो है वो 20 का है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की 1 रुपए की है और डिविडेंड यील्ड भी है कंपनी का 0.07% का डिविडेंड देती है कंपनी। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के नंबर्स पर। अगर यहां पर आप देख सकते हैं तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है कंपनी का वो Q3 FY 2022 में 1004 करोड़ रुपए था, जो Q4 FY 2022 में 1074 करोड़ रुपए हो गया, मतलब 7% की बढ़ोतरी देखी गई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके बाद Q4 FY 21 वर्सेस Q4 FY 22 की बात कर ले तो 840 के अगेंस्ट 1074 करोड़ रुपए, तो यहां पर पिछले साल के मुकाबले 28% की बढ़ोतरी देखी गई कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। और अगर पूरे साल की बात कर ले तो पिछले साल जहां कंपनी का टोटल रेवेन्यू पूरे साल के लिए 2651 करोड़ रुपए था, वही FY 2022 में मतलब इस साल इसका टोटल रेवेन्यू जो रहा है वो 3954 करोड़ रुपए रहा है। यहां पर 49% की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। अब देखते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड पैट एंड पैट मार्जिन के आंकड़े। अगर यहां पर देख ले दोस्तों तो Q3 FY 2022 में जहां पर 201 पैट, इनका पैट जो था वो 201 करोड़ रुपए था, इसमें 8% की बढ़ोतरी देखी गई है Q4 2022 में जो रहा है 217 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर Q4 FY 21 की बात करें तो 110 करोड़ रुपए जो पैट था वो Q4 FY 2022 में 217 करोड़ रुपए हो गया, लगभग 2 गुना हो गया 97% की बढ़ोतरी के साथ। और इसके साथ साथ अगर देखें दोस्तों
FY21 में जहां इनका पैट 355 करोड़ रुपए था, टोटल ईयर की बात कर रहा हूं, वही अब हो चुका है 775 करोड़ रुपए। तो यहां पर 118% की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही अगर देखें तो पैट मार्जिन के आंकड़े भी काफी अच्छे रहे हैं। पिछले साल जहां 13% का इनका पैट मार्जिन था, वो इस साल बढ़कर 20% का हो चुका है दोस्तों। काफी शानदार नंबर है पैट के भी। अब देखेंगे इबिडा और इबिडा मार्जिन। सिमिलरली हम देखेंगे Q3 FY 2022 की बात करें तो पिछले तिमाही में 315 का इबिटा था, जो अभी 331 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर Q4 FY21 की बात करें तो 195 से बढ़कर 331 का हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहां पर 70% की बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर पूरे साल की बात करें तो FY21 में जहां 638 था इबिटा मार्जिन, वो अब हो चुका है 1198। तो इसमें भी लगभग 88% की बढ़ोतरी देखी गई है पूरे साल के आंकड़ों में दोस्तों। अब देखते हैं 3 साल का ट्रेंड इसके रिवेन्यू पैटर्न इबिटा में। FY 2020 में जहां 2606 करोड़ रुपए का इसका टोटल रिवेन्यू था। यहां पर डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट रिवेन्यू भी आपको दिख रहा है दोस्तों। जहां 2600 करोड़ रुपए का इसका FY20 में रिवेन्यू था, वो FY21 में बढ़कर 2651 करोड़ रुपए हो गया। आपको याद दिला दूं कि इसी बीच कोरोना की महामारी चल रही थी, लेकिन इनके ईयरली बेसिस पर अगर देखें तो इनके रिवेन्यू पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा इसमें 50 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। और FY 2022 की बात कर ले तो 2651 करोड़ रुपए से 3954 करोड़, यहां पर काफी शानदार लगभग 50% की यहां पर मोटे मोटे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिली है इनके रिवेन्यू पे। अगर इबिडा की बात कर ले तो यहां पर FY20 में जहां 553 था, वो 638 हो गया और अब 1200 के करीब आ चुका है इबिडा। उसके बाद इबिडा मार्जिन भी 21% से बढ़कर 30% हो चुका है। अगर इसके पैट की बात करें तो 84 करोड़ रुपए से बढ़कर 775 करोड़, तो 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी, लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी के पैट में। अब नजर डालेंगे कंपनी के 3 साल के ROE, ROC और बाकी रेशियोज पर। अगर ROC की बात करें तो FY20 में जहां 10.42% था, वो 11.92% हो गया पिछले साल, और इस साल ये हो गया है लगभग 24.5%। ROE की बात कर लेते हैं तो 2.34 से लेकर 9.87 एक साल में, और उसके बाद इस साल 20.10% हो चुका है कंपनी का ROE। नेट डेट इक्विटी रेशियो की अगर बात कर ले तो ये लगातार डाउन होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। 0.38 से लेकर ये 0.26 पर आ चुका है इस साल। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो पिछले से 2 साल पहले जहां 145 वर्किंग डेज थे, वही 1 साल पहले 168, लेकिन इस बार इसके वर्किंग कैपिटल डेज में भी कमी आई है दोस्तों, और 120 का आंकड़ा दिखा रही है FY 2022 के लिए। अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। रिवेन्यू ब्रेकअप की बात कर ले दोस्तों तो कंपनी का जो रिवेन्यू जनरेशन है वो डोमेस्टिक मार्केट से 51% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर सिर्फ डोमेस्टिक की बात करें इस 51% में, तो रेफ्रिजरेंट गैसेस जो है वो 10% का रिवेन्यू जनरेट करते हैं, कॉस्टिक सोडा 17% का, क्लोरोमीथेन 24% का, पॉली टेट्राफ्लोर इथिलीन PTFE जिसे कहा जाता है वो 20% का, और अदर प्रोडक्ट जो है इसमें 27% का रिवेन्यू जनरेट करते हैं। और बाकी बचा हुआ जो 49% रिवेन्यू है वो आता है फॉरेन मार्केट से। और फॉरेन मार्केट की अगर बात करें तो यूरोप से 22%, USA से, अमेरिका से 9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 19% का रिवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। इसके बाद जल्दी से नजर डालेंगे कंपनी के कैपेक्स प्लान पर। अगर यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कंपनी वर्तमान में बल्क एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्लोरोपॉलीमर और न्यू एज प्रोडक्ट्स के लिए अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन करने की दिशा में निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसकी योजना बना रही है। अपने उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ साथ नए युग के उद्योगों में प्रवेश के मतलब वहां पर उसको लीडिंग पोजीशन चाहिए, तो GFL ने इसके लिए गुजरात में अपनी तीसरी नई जो इकाई खुली है या फिर साइट खुली है, वहां पर कैपेसिटी बढ़ाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कैपेक्स का जो उन्होंने
प्रतिवर्ष कैपेक्स जो डिसाइड किया है वो इस प्रकार है। इस साल के लिए मतलब FY 2022 के लिए 660 करोड़ रुपए का कैपेक्स, FY 2023 के लिए अगले साल के लिए लगभग 1150 करोड़ रुपए का कैपेक्स, और उससे अगले साल के लिए 2024 के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है। ईवी और नवीन करणीय योजना मतलब ईवी और सोलर एनर्जी पर कंपनी फोकस करना चाहती है। कंपनी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सौर और हरित हाइड्रोजन स्पेस में सहायक कंपनियों की या फिर अपनी सब्सिडियरीज की स्थापना भी की है दोस्तों। अब नजर डालेंगे कंपनी के की फैक्टर्स पर। ये जो फैक्टर होते हैं दोस्तों, यही होते हैं जो कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको यही डिसाइड करते हैं कि कंपनी कितना आगे जा सकती है। अगर देखें तो कंपनी अगर डीमर्जर की बात कर ले तो 2019 में कंपनी GFL लिमिटेड से अलग होकर एक अलग कानूनी इकाई बन गई, जिसे अब गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ₹1 फेस वैल्यू के लगभग 11 करोड़ रुपए के फुल्ली पेड इक्विटी शेयर जारी किए थे जब इसका डीमर्जर हुआ था। अगर फ्यूचर आउटलुक की बात कर ले तो लंबी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूल पर दुनिया भर की सरकार जो है वो मजबूत फोकस कर रही है। इसकी वजह से PTFE और अन्य फ्लोरोपॉलीमर की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। PVDF की मांग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मतलब मेनली ये लिथियम बैटरी जो होती है उसमें यूज होता है। इसके साथ साथ सौर पैनल जो सोलर पैनल होता है उसके लिए, और जल शोधन के लिए झिल्लियों से होती है दोस्तों। FKM का जो यूज है वो मुख्य रूप से मोटर वाहन उद्योग के लिए किया जाता है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे अन्य के लिए इसकी बढ़ती जरूरत से ये सुनिश्चित होने वाला है कि FKM की मांग जो है वो एक मजबूत फ्लोरोपॉलीमर बनी रहेगी और ये मांग भविष्य में बढ़ती ही रहेगी, ऐसा अनुमान है दोस्तों। तेल और गैस, जल उपचार, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल, रसायन या केमिकल्स के लिए अल्पावधि और मध्यम अवधि के लिए विकास मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए विकास के चालक के रूप में आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो 5G और उसके साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आदि की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स ही फ्यूचर में मांग बढ़ने की उम्मीद है दोस्तों। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से ये एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों, भले ही आंकड़े कुछ बोल रहे हो, आंकड़े मतलब काफी अच्छे दिख रहे हैं इसके पिछले 3 सालों के, लेकिन पिछले 3 साल का जो ROE है वो इतना खास नहीं रहा है और ये 6.87% का है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट उभर कर सामने आया है कंपनी में। अगर टारगेट प्राइस की बात कर ले दोस्तों, तो टारगेट प्राइस देखने से पहले मैं आपको एक बात जता देना चाहता हूं कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो लगभग 41-42 के करीब है और इंडस्ट्री का पी 24 का है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है ये शेयर। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी काफी लंबा कंसोलिडेशन फेज चला कंपनी के शेयर का, 6 महीने से 6% 7% से ज्यादा कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसके बाद कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ तो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है और उसके साथ साथ इसका मेनली जो रेवेन्यू आता है वो यूरोप और अमेरिका से आता है। तो अमेरिका में अगर स्लो डाउन आता है तो जहां से 9% का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अमेरिका में स्लो डाउन आता है तो थोड़ा सा अफेक्ट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अमेरिका के स्लो डाउन का इफेक्ट सिर्फ अमेरिका तक मर्यादित नहीं रहता है, लिमिटेड नहीं रहता है, वो अदर वर्ल्ड पे भी प्रॉब्लम करता है, वहां पर भी अफेक्ट करता है। तो यूरोप पर काफी अफेक्ट होगा और यूरोप से इस कंपनी का 22% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे कि फ्यूचर की जो टारगेट है वो किन किन बेसिस पे, किन किन फैक्टर्स पर डिसाइड हमने की है।
इसके साथ साथ कंपनी का क्लाइंट अगर देखें दोस्तों, कंपनी के क्लाइंट काफी अच्छे हैं। इसके जो एंड यूजर्स है या फिर एंड यूजर बिजनेस है वो काफी अच्छे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर एक साल के मिनिमम एक साल की बात कर ले तो इस कंपनी के शेयर के प्राइस में लगभग 30% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो दोस्तों ये था गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।